नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग OTET 2024 के हिंदी प्रश्न पत्रों की व्याख्या करेंगे। ये है MIL हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों की व्याख्या और जानने की कोशिश करते हैं सटीक उत्तर। पहला सवाल है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत कौन सा विकल्प रचनात्मक लेखन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस हैं सृजनात्मक अभिव्यक्ति संबंधी रचना। तो रचनात्मक और सृजनात्मक आपस जुड़े हुए हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जीवनी तथा आत्मकथा लेखन। जीवनी और आत्मकथा लेखन भी एक प्रकार की रचनात्मक लेखन ही कही जाती है, इसीलिए ये विकल्प भी सही नहीं है। पुस्तक समीक्षा लिखना। पुस्तक समीक्षा लेखन भी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है पाठ का प्रश्नोत्तर लिखना। जी हाँ, इसमें रचनात्मकता तो होती है लेकिन इन तीनों की तुलना में बहुत कम होती है, इसीलिए पाठ का प्रश्नोत्तर लेखन में रचनात्मक लेखन का उदाहरण सही नहीं माना जाता। ओडिया भाषी छात्र हिंदी भाषा बोलते समय कक्षा का उच्चारण कक्षा करता है। इस स्थिति को भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या कहा जाता है? देखिए, ये मातृभाषा का व्याघात है, क्योंकि उड़िया में हम लोग वृक्षो कहते हैं, उड़िया में हम लोग परीक्षा कहते हैं। तो ये जो क्ष का उच्चारण है वो उड़िया में ख की तरह होता है, इसीलिए इसका उत्तर है मातृभाषा का व्याघात। हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में पढ़ाने का के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा? हिंदी के समृद्ध और विविध भाषाई स्रोतों से अवगत कराना। हिंदी भाषा के समावेशी होने के कारण, समावेशी अर्थात इंक्लूसिव होने के कारण। हिंदी भाषा की बढ़ती लोकप्रियता के कारण। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं, तो यही उत्तर एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम लोग छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं मातृभाषा के रूप में तो भाषाई स्रोतों से अवगत कराते हैं, तरह तरह के भाषाई स्रोतों से, क्योंकि हिंदी भाषा में हमें उर्दू, पश्तो, जापानीज़, तुर्की ऐसे बहुत सारे भाषाओं के शब्द प्राप्त होते हैं। हिंदी भाषा इंक्लूसिव तो है ही, और साथ ही साथ दिनों दिन हिंदी भाषा की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 34, उड़िया भाषी छात्र द्वारा सीता को रोटी बनानी है की जगह सीता को रोटी बनाना है लिखा जाना किस भाषिक त्रुटि को दर्शाता है? पहला है अतिशोधन जनित त्रुटि। अतिशोधन मतलब बहुत ज़्यादा ठीक करना, तो जब बहुत ज़्यादा ठीक करने से जो त्रुटि होती है उसे कहते हैं अतिशोधन जनित त्रुटि, तो ये उत्तर नहीं है। अनिश्चय जनित त्रुटि, वो छात्र ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि यहाँ सीता को रोटी बनाना है या बनानी है, क्योंकि उड़िया भाषा में क्रिया के स्तर पर लिंग का प्रयोग नहीं होता। लड़कियाँ भी कहती हैं मुँह खाई भी, लड़के भी कहते हैं मुँह खाई भी, इसीलिए इसका सही उत्तर अनिश्चय जनित त्रुटि ही होगा। जबकि अज्ञान जनित त्रुटि, अगर उसे ज्ञान है ही नहीं तो बोल ही नहीं पाएगा, और भाषिक व्याघात जनित त्रुटि, इसका तो हम लोग अध्ययन कर ही लिए, कक्षा का कक्षा, तो ये भी नहीं है। सही उत्तर है बी। प्राथमिक स्तर पर छात्र भाषा, गणित, परिवेश विज्ञान आदि विषयों को अलग अलग न सीखकर समन्वित उपायों से सीखता है, इंटीग्रेटेड उपायों से सीखता है, इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में डैश लागू की गई है। क्या? एकीकृत व समन्वित पुस्तकें, 5T मॉडल, ई पाठ योजना, डाल्टन शिक्षा पद्धति। देखिए, पुस्तकों से संबंधित है तो आपको पता होगा उड़ीसा स्टेट बोर्ड में हौसौखेड़ा इस तरीके की पुस्तकें प्राथमिक स्तर पर दी जाती है, जिसमें हमें भाषा, गणित और परिवेश विज्ञान सभी विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर एक ही विषय में पढ़ा देते हैं, इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड बुक्स
कहा जाता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण के विषय क्षेत्र हैं। उपचारात्मक, जिसे हम लोग रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, उसमें क्या वाचन और लेखन अर्थात कहना और लिखना, वाचन और उच्चारण संबंधी त्रुटियां दूर करना, भाषा और अंकगणित अर्थात मैथमेटिक्स। उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत ये तीनों विकल्प शामिल हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। अब आते हैं 37 नंबर पर। एक छात्र जब हिंदी भाषा की कोई कविता का भावानुवाद उड़िया भाषा में सफलतापूर्वक कर ले तो हमें ज्ञात होता है कि छात्र लेखन कौशल में पारंगत हो चुका है, काव्य रसास्वादन कर सकता है, दोनों भाषाओं को अच्छी तरह जानता है, वह भाषा का शिक्षक बन सकता है। देखिए, इसका सही ऑप्शन है सी, दोनों भाषाओं को अच्छी तरह जानता है। अर्थात स्रोत भाषा, जिस भाषा से वो कविता का अनुवाद कर रहा है, तो ये हो गई स्रोत भाषा हिंदी, और लक्ष्य भाषा हो गई उड़िया। तो इन दोनों भाषाओं पर उस छात्र की बहुत अच्छी पकड़ है, इसीलिए दोनों भाषाओं को वह अच्छी तरह जानता है, यही सटीक उत्तर है। जबकि ये सब जो विकल्प दिए गए हैं, लेखन कौशल में पारंगत हो चुका है, तो पारंगत हो चुका है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो दोनों भाषाओं का ज्ञानी होगा। काव्य रसास्वादन कर सकता है, अगर उसने कोई एक ही भाषा पढ़ी है और उस भाषा की कविता है तो उसका रसास्वादन कर सकता है। भाषा का शिक्षक बन सकता है, जी हाँ, भाषा का शिक्षक बन सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसे दो भाषाओं में पारंगत होना पड़ेगा। तो समीचीन उत्तर, करेक्ट उत्तर ऑप्शन सी है। रमेश आज आया है वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, रमेश आज आया है क्रिया है, और क्रिया से पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है आज, तो ये कहलाएगा कालवाचक, जी, एडवर्ब ऑफ टाइम। समय के बारे में बता रहा है कि कब आया, तो आज आया। जो शब्द दो या दो से अधिक पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़े उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? ऑब्वियसली समुच्चय बोधक, जैसे कि, जैसे और, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक। राम ने बताया कि वह कल दिल्ली जाएगा। रमेश, सुरेश, दिनेश और उसके साथी दिल्ली गए और वहाँ से बहुत सारे सामान खरीद के लाए। तो ये वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं, इसे अंग्रेजी में जॉइनर्स भी कहते हैं। वह छात्र आज भी नहीं आया, इस वाक्य में वह विशेषण के कौन से भेद का उदाहरण है? देखिए, वह छात्र जब संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो जाता है तो उसे हम लोग सार्वनामिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। रिक्त शब्द में कौन से उपसर्ग के मेल से सार्थक शब्द की सृष्टि होगी? अर्थात रिक्त जो है वो मूल शब्द है, इसके पहले हम लोगों को उपसर्ग लगाना है, तो आरिक्त नहीं होगा, विरिक्त नहीं होगा, प्रतिरिक्त नहीं होगा, लेकिन अतिरिक्त होगा। अति धन रिक्त, अतिरिक्त, एडिशनल, तो बी ऑप्शन सही है। ऐतिहासिक शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए, इसमें ऑप्शन सी इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इक प्रत्यय की एक खासियत होती है कि वो पहले वाले वर्ण में चेंजेस ला देता है 98% केसेस में। तो जैसे ही हम लोग इतिहास में इक जोड़ते हैं तो ये ई जो है, ये ई वो ए का रूप ले लेती है, ऐतिहासिक। नीचे दिए गए विकल्पों में 3 पर्यायवाची और एक बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। देखिए, वीणा पाणी मतलब माँ सरस्वती, वाणी मतलब भी माँ सरस्वती, कमला मतलब लक्ष्मी माता, लेकिन शारदा मतलब भी माँ सरस्वती, तो यही बेमेल है, यही करेक्ट आंसर है। ऋजु शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, ऋजु जो है वो संस्कृत का शब्द है
और इसका अभिधात्मक अर्थ मतलब इसका सरल अर्थ होता है सरल। तो यहाँ पर कुटिल, तो कुटिल, सरल और कुटिल ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कुटिल दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, जबकि सरल या सीधा आकार से जुड़ा हुआ होता है, सीधा आकार से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ये उत्तर नहीं होगा। कुंडल भी नहीं होगा क्योंकि ये सांप के कुंडल के संदर्भ में आया है या कान के बाली के कुंडल के संदर्भ में आया है। टेढ़ा, इसके होने के चांसेस थे, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये संस्कृत का शब्द नहीं है, ऋजु संस्कृत का है, इसीलिए विलोम भी संस्कृत वाला ही होना समीचीन है। इसीलिए इसका सही उत्तर डी ही होगा, वक्र। कलेजा मुंह को आना, मुहावरे का सही निम्न विकल्पों में से चुनिए। तो कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ है घबरा जाना, अत्यधिक डर जाना। अब हम लोगों को 46 से 50 तक इस पोयम को पढ़कर उत्तर करने हैं, ठीक है। तो ये जो है अग्निपथ कविता जो है ये हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई एक लघु कविता है। इसमें पूछा गया है अग्निपथ का क्या अर्थ है। चुनौतियों का पथ, संघर्ष से भरा रास्ता, कठिनाइयों से भरा मार्ग, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। जी हाँ, यही सही है, ऑप्शन डी। काव्यांश में कवि ने कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति क्यों की है। देखिए, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, या मांग मत मांग मत मांग मत, फिर अग्निपथ अग्निपथ। तो बार बार अग्निपथ की आवृत्ति हुई है, रिपीटेशन हुआ है, इससे कवि अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए पुनरावृत्ति का प्रयोग किए हैं। मतलब वो पाठकों को बता देना चाहते हैं कि जीवन सचमुच अग्निपथ के समान है। काव्यांश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, ये तो हमें मालूम ही है, इसलिए ये तो सत्य ही है। कठिन समय में मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। इस पूरे काव्यांश में मित्रों की सहायता लेने का जिक्र कहीं नहीं हुआ, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। जीवन अग्निपथ के समान है, हाँ है, तो ये तो असत्य है नहीं। मनुष्य को कठिनाइयों में हार मान लेनी चाहिए। देखिए, ये भी इस काव्यांश में वर्णित नहीं है, लेकिन हार मान लेने की बात कहीं ना कहीं इस कविता से हमें झलकती है, क्योंकि ये बार बार हमें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि जीवन अग्निपथ के समान है, अर्थात कठिनाइयों से भरा है, चुनौतियों से भरा है। इसीलिए ये लग तो रहा है, हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी ही सही है, हमें मित्रों से सहायता नहीं लेनी चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश में तू शब्द कौन से शब्द के लिए आया है। जी हाँ, सर्वनाम शब्द के लिए आया है तू। लथपथ शब्द का अर्थ है, लथपथ शब्द का अर्थ है तरबतर हो जाना, मतलब पूरा नहा लेना। अब हम लोग 51 से 55 तक इस पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद इसका आंसर करेंगे। मैं पैसेज पढ़ चुका हूँ, मैं सीधे प्रश्न पर आता हूँ। लेखक के मतानुसार व्यक्ति की सबसे प्रबल इच्छा होती है। जी हाँ, वो चाहता है कि वो लोकप्रिय हो जाए, पॉपुलर हो जाए, सभी लोग पॉपुलर होना चाहते हैं। लोकप्रियता क्या करती है, तो व्यक्ति को प्रशंसा का पात्र बना देती है। जी हाँ, अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे व्यक्ति को जनप्रिय बना देती है, तो जनप्रिय बनने के बाद भी वो प्रशंसा का पात्र ही बनता है, इसीलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट है। लोकप्रियता का सबसे बड़ा दोष यह है कि, देखिए, लोकप्रियता का जो सबसे बड़ा दोष है वह यह कि वह व्यक्ति को समाज और जनता की वस्तु बना देती है। जी हाँ, अगर पब्लिक चाहेगी और पब्लिक डिमांड करेगी तो उस व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर पहुंचना पड़ता है, वह समाज और जनता की वस्तु बन जाता है, और जैसा जैसा वो करता है जनता वैसा वैसा उसका अनुकरण करती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डिनो, जो विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है, उन्होंने मेज से कोका कोला की बोतलें हटा दी
और अपने फैंस को कहा, अपने प्रशंसकों को कहा कि कोका कोला के बदले पानी पीजिए, आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, और रातों रात कोका कोला के शेयर्स गिर गए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा सुनिए। भाववाचक अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये है लोकप्रियता। उपरोक्त अवतरण में आए भेड़िया धसान का अर्थ होगा, जी हाँ, भेड़ों सा अंधानुकरण, भेड़ों सा अंधानुकरण, यही है। अब आते हैं हम लोग 56 प्रश्न पर। विचारों को आत्मसात करने की दृष्टि से किन दो भाषाई कौशलों को ग्रहण के अंतर्गत रखा जाएगा, अर्थात किन दो भाषाई कौशलों से हम लोग ग्रहण करते हैं। जी हाँ, तो इसके अंतर आएगा हम लोगों का सुनना और पढ़ना। सुनकर हम लोग कुछ ग्रहण करते हैं और पढ़कर हम लोग कुछ ग्रहण करते हैं, इसीलिए यही आएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प भाषा शिक्षण सिद्धांत के क्षेत्र से बाहर है। देखिए, कंठस्थ कराना भाषा शिक्षण के क्षेत्र में आता ही है, मनोविज्ञान के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग आता ही है, मौखिक कार्य की प्रमुखता अर्थात ओरल एक्टिविटी आता ही है, नहीं आता है तो छात्रों से श्रमदान करवाना। निम्नांकित में से गहन और व्यापक पठन कौशल का के तत्व हैं। यहाँ तत्व जो है वो गलत है, तत्व में द्वितीयता होगा, इस तरीके का तत्व होगा या ऐसा। छात्र नवीन शब्दों का अभिज्ञान कर पाता है, जी हाँ, नवीन शब्द जान पाता है। छात्र भाषाई और अर्थ संबंधी तत्वों को समझ पाता है, जी सही है। छात्र लेखक की अभिव्यक्ति का कारण जान पाता है, जी हाँ, वो जान पाता है कि लेखक ने रचना किस उद्देश्य से लिखी है। उपयुक्त सभी विकल्प सही है, तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट उत्तर है। छात्र ने सटीक वाक्य संरचना का प्रयोग करके लिखित रूप में अपने विचारों को संप्रेषित किया है, जो दर्शाता है कि छात्र ने शब्द प्रयोग संबंधी अभ्यास किया है, वर्तनी संबंधी अभ्यास किया है, अनुच्छेद लेखन का अभ्यास किया है, व्याकरण का ज्ञान अर्जित किया है। देखिए, व्याकरण का ज्ञान अर्जित किया है कैसे, देखिए, सटीक वाक्य संरचना व्याकरण के अंतर्गत आता है, और सटीक वाक्य संरचना का प्रयोग करके उन्होंने अपने विचारों को संप्रेषित किया है। जैसे शब्द प्रयोग संबंधी अभ्यास किया है, तो शब्द प्रयोग ये व्यवहारिक स्तर पर होता है, वर्तनी स्पेलिंग स्तर पर होता है, अनुच्छेद लेखन जो है वो पैराग्राफ राइटिंग होता है, एक ही पैराग्राफ में आपको अपने विचार लिखने होते हैं। लेकिन अगर सही सटीक वाक्य संरचना का प्रयोग करके कुछ लिखा है तो ये व्याकरण का ज्ञान उसने अच्छे से अर्जित किया है। और अंतिम प्रश्न है, भाषा शिक्षक से एक कहानी सुनने के बाद छात्र ने उसे अपने हिसाब से परिवर्तित करके लिखा, पढ़ा और कक्षा में सुनाया। भाषाई कौशल के संदर्भ में यह प्रदर्शित करता है कि 4 भाषाई कौशल परस्पर निर्भरशील हैं। छात्र में सृजनात्मक शक्ति है, शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरित करता है, हाँ वो तो हमेशा करते ही हैं। छात्र एक कहानीकार बन सकता है, ओके बन सकता है, ये तो फ्यूचर की बात है, अभी हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर बताता है, छात्र में सृजनात्मक शक्ति है, जी हाँ, लेकिन सृजनात्मक शक्ति होने के बावजूद भी कभी कभी केवल पठन के क्षेत्र में सृजनात्मक शक्ति काम नहीं आती, किसी दूसरे कार्य में भी सृजनात्मक शक्ति हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन 4 भाषाई कौशल परस्पर निर्भरशील है, ये स्पष्ट हो जाता है। कैसे? पहले उसने सुना, जैसे एक छोटा बच्चा पहले अपनी मम्मी पापा की बातें सुनता है, ठीक है, वो सुना, फिर उसने लिखा, फिर उसने अपने लिखे हुए को पढ़ा और फिर उसने कक्षा में सुनाया। तो इस तरीके से वो श्रवण कौशल भी कर लिया, लेखन कौशल भी, पठन कौशल भी और वाचन कौशल भी। तो चारों कौशलों परस्पर निर्भरशील है, इस बात का हमें पता चलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एमाइल हिंदी का संपूर्ण अध्ययन किया और सभी उत्तर सटीक है, मेरा ये पूरा विश्वास है। तो अब हम लोग दूसरे वीडियो में आएंगे जो है पेपर 2, लेकिन ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग पेपर 2 डील करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।